अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग सब। जी स्टूडेंट, हाजिर हैं आज नई क्लास के साथ। अगेन चैप्टर हमारा अगेन वही है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, बट हमारा क्वेश्चन एक नए ईयर का होगा, राइट। स्टूडेंट डिटेल बता चुके हैं, हर तरह से डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन को कैसे डील करेंगे, कैसे पास करेंगे, कैसे स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। अब हमें सिर्फ सवालात करने हैं, राइट। स्टूडेंट एक चीज हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट ने मुझसे कुछ पर्सनल मैसेज पे भी मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, लेकिन मैंने जवाब दिए, राइट। और एक आध स्टूडेंट ने मुझसे एक आध एयर की भी मुझसे डिमांड करी है कि सर ये वाला एयर करवा दें। नो डाउट ये अच्छा लगता है मुझे, यकीनन इसका मतलब है आप लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। देखिए, अगर एज अ बीइंग अ टीचर, मैं हूँ, कोई भी टीचर हो, हमें तो यकीनन किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं है, ओके। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग सॉल्व करें सवालात, क्वेश्चन देखें, 5 इयर्स देखिएगा, किताबें देखें। आपको कहीं पे भी मसला होता है, किसी ईयर में प्रॉब्लम होती है, वो आप हमें व्हाट्सअप करें, राइट। व्हाट्सअप में ही ग्रुप में ही सवाल पूछा करें स्टूडेंट। वजह यह है कि उससे फायदा ये होता है कि आपका सवाल हो सकता है किसी और स्टूडेंट के भी काम आ जाए, उसको भी यही प्रॉब्लम हो, तो आपके सवाल से उसको भी तकवीयत मिल जाएगी, उसको भी आंसर मिल जाएगा, राइट सर। तो कोशिश करें, आपको जो सवाल करना है डायरेक्ट ग्रुप पे पूछा करें, एक बात। और आपको जो सवाल प्रॉब्लम कर रहा हो सॉल्व करने में, तो आप उसकी डिमांड करें, बताएं, लिख दें ग्रुप में कि ये क्वेश्चन सर सॉल्व करवा दें। तो इंशाल्लाह हम फौरन अपनी अगली क्लास में उस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास मैसेज आया था स्टूडेंट का कि शायद उनको 2007 के पेपर में प्रॉब्लम हो रही थी स्टूडेंट। तो आज मैं 2007 का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं स्टूडेंट, राइट। 5 इयर्स ओपन कर लें, लेकिन उसके बावजूद आपको पता है मैं हमेशा आपके साथ शेयरिंग करता हूं कि अगर इनकेस किसी के पास 5 इयर्स नहीं है तो स्क्रीन पे देख लिया करें क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, लेकिन कोशिश करें अपने अपने 5 इयर्स होना चाहिए, ताकि जब हम आपको सवाल करा रहे हैं तो 5 इयर्स आपके सामने मौजूद हो, आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना 2007 का पेपर, राइट स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, तो हम देखते हैं 2007 का पेपर जिसकी डिमांड आई थी, आज हम वो सॉल्व कराते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी जिस ईयर में प्रॉब्लम होती रहे आप लोग बताते रहे, मैं उन्हीं ईयर्स को अपनी क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ। जी 2007 का पेपर मैं खोलता हूँ सबसे पहले रेगुलर के अंदर 2007 के पेपर में। जी स्टूडेंट, ये 2007 के प्राइवेट में पेपर आया, क्वेश्चन आया 2007 के प्राइवेट का, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट स्टूडेंट। तो देख लीजिएगा, ओपन कीजिएगा 5 इयर्स 2007 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5। सही स्टूडेंट, पहले मैं स्ट्रक्चर बना लूं, फिर आगे आपको शो भी करता हूं स्क्रीन पे। लिखा था अकाउंटेंट ऑफ फराज कंपनी, राइट स्टूडेंट। हमारी कंपनी का नाम है फराज कंपनी। जी क्या कहते हैं इसको, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम कहते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और स्टूडेंट हमारे पास इसमें मंथ की बात कर रहा है सितंबर, नहीं सॉरी सितंबर नहीं है, ये है हमारे पास मई की बात कर रहा है। फॉर द मंथ मई 31, 2007, ये हमारे पास, राइट स्टूडेंट। इसी तरह से हमने एक स्ट्रक्चर बनाना है। जी स्टूडेंट, आप लोगों को पता है ये सेक्शन में हम सबसे पहले पार्टिकुलर, डिटेल, डिस्क्रिप्शन वर्ड यूज कर सकते हैं।
एरर भी लिख सकते हैं इनको हम लोग। कैश बुक और ये है हमारे पास पासबुक। स्टूडेंट चले मैं अब आपको स्क्रीन पे ये सवाल शो करता हूं ताकि आप लोगों के पास जिनके पास नहीं है वो जरा समझ लें। देखिएगा स्टूडेंट, ये सवाल बिल्कुल एंड पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बैंक रिकॉन्सिलिएशन। एक दो लाइंस यहाँ पर है, बाकी पूरा सवाल अगले पेज पर है। लिखा हुआ है द अकाउंटेंट ऑफ फराज कंपनी हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम इट्स कैश रिकॉर्ड एंड इट्स बैंक स्टेटमेंट ऑन May 31, 2007। सही है स्टूडेंट, ये अगले पेज पे मैं आ गया हूँ। तो हमारे फराज कंपनी के 31 मई को दोनों बुक के बैलेंसेस बताए। हमने अपनी कैश बुक को फाइनलाइज किया तो कहते हैं कि बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश रिकॉर्ड हमारा है। कैश बुक कैश रिकॉर्ड एक ही मतलब है, कंपनी रिकॉर्ड भी कह सकते हैं इसको स्टूडेंट। तो हमारी कैश बुक बता रही है कि हमारे हिसाब से आज 31 मई को बैंक में 40,000 रुपये होना चाहिए। स्टूडेंट अगेन वही बात करूंगा मैं कि इस 40,000 के आगे ना तो डेबिट लिखा हुआ है, ना क्रेडिट लिखा है, ना पॉजिटिव लिखा है, ना नेगेटिव लिखा है, ना फेवरेबल लिखा है, ना अनफेवरेबल लिखा हुआ है। कोई भी साइड कोई भी साइन मेंशन नहीं हो रही है। तो स्टूडेंट हमेशा जब बैलेंस के साथ कोई साइड ना हो तो वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है और कैश बुक का पॉजिटिव डेबिट में होता है, राइट। तो कैश बुक का 40,000 रुपये डेबिट में बैलेंस रखेंगे। और अगला कहता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ₹50,000। क्लियर है। अगेन वही बात, इसके बैलेंस के साथ भी ना बैंक ने हमें ये बताया कि ये डेबिट है, क्रेडिट है, प्लस है, माइनस है, या फेवरेबल है, अनफेवरेबल है। जब बैंक की तरफ से भी कोई बात मेंशन ना हो बैलेंस के बारे में तो इसका मतलब है वो भी पॉजिटिव है। और बैंक का पॉजिटिव कहाँ होता है? क्रेडिट में होता है स्टूडेंट, राइट। क्लियर है यहाँ तक बात। पहले हम बैलेंसेस लिखते हैं, फिर इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। जी स्टूडेंट, तो आपको बैलेंसेस दिख गए। मैं बार बार बताता रहता हूँ दोनों बैलेंसेस पॉजिटिव लिए जाएंगे क्योंकि इससे पहले हमारे पास कोई साइड मेंशन नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लेते हैं बैलेंस एज पर। बैलेंस पर क्या है? कैश बुक का बैलेंस हमें दिया हुआ है 40,000। नॉर्मली कोशिश किया करें अकाउंट्स में जो भी सवाल किया करें, जब पहली जगह फिगर लिखा करें उसके साथ अपनी करेंसी का साइन लगा दिया करें और फिर आखिरी में जब लास्ट आंसर आए किसी भी सवाल में उसके साथ भी करेंसी का साइन लगा दिया करें, राइट। हम भी मिस कर जाते कभी कभी, लेकिन आप लोग याद रखें एग्जाम के पॉइंट से कोशिश किया करें अपनी करेंसी का साइन लगा दिया करें। क्लियर है स्टूडेंट। अब सॉरी 40,000 लिख दिया। बैंक का बैलेंस लिखना था, बैलेंस है बैंक ने शो किया था 50,000। ये है हमारी बैलेंसेस। चलें जी स्टूडेंट, हम आपको एक एक ट्रांजैक्शन दिखाते रहेंगे, ओके, और ये सवाल सॉल्व करते रहेंगे। देखिएगा अगली ट्रांजैक्शन। स्टूडेंट अगली ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है, यानी कि थर्ड जिसको मैं कह रहा हूँ, बेसिकली 1 और 2 में तो बैलेंसेस थे, थर्ड में लिखा है लास्ट डे डिपॉजिट नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट ₹20,000। वेरी सिंपल। आपको पता है स्टूडेंट कि लास्ट डे डिपॉजिट लिखा हुआ, सिंपल है स्टूडेंट। क्या करना है? लास्ट डे डिपॉजिट, या हम लोग लेट डिपॉजिट भी कहते हैं, इसका नाम लेट डिपॉजिट का भी कहते हैं। और लास्ट डे डिपॉजिट हम जमा तो कराते हैं लेकिन किसी वजह से बैंक आज की तारीख में उस अमाउंट को हमारे अकाउंट में ऐड नहीं कर पाता, तो फिर हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर बैंक से कहते हैं कि आज ही कर लो। उसको आज कराने की वजह क्या होती है? लास्ट ऑफ द मंथ कराने की वजह क्या है? शुरू से बता रहा हूँ ताकि हम अपनी दोनों बुक के बैलेंस रिकंसाइल कर सकें, राइट। तो फिर बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैंने तो पहले पैसा भेज दिया था लेकिन आप नहीं ऐड कर पाए क्योंकि लेट हो गया था, तो इसको लेट डिपॉजिट या लास्ट डे डिपॉजिट जो भी वर्ड यूज हो रहा है, ओके, यूज कर लें। लेट डिपॉजिट के नाम से भी कह सकते हैं आप इसको, या लास्ट डे डिपॉजिट। क्या करेंगे स्टूडेंट? पासबुक में ऐड करेंगे। कितना अमाउंट? 20,000 रुपए प्लस किया जाएगा। एग्री स्टूडेंट, राइट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्लियर है। अगली ट्रांजेक्शन देखिएगा स्टूडेंट।
स्टूडेंट नंबर 4 देखिएगा, वेरी सिंपल, कोई टेक्निकल मसला नहीं है, सिंपल बस मैं पढ़ूंगा और इसको रिकॉर्ड करूंगा और आप लोगों को पता है क्या करना है। अनक्लियर चेक, राइट स्टूडेंट, अनक्लियर चेक 10,000 रुपये के हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है वो आपको पता है, बताता हूँ। अनक्लियर चेक्स क्या बताए थे मैंने, फिर भी मैं बात को रिपीट कर देता हूँ। रिपीट करने का मेरा मकसद यही होता है ताकि हर दफ़ा क्लास में आपका एक तो रिकॉल होता रहे, आप लोगों को बार बार सुन के याद रहे, और इसके अलावा जो हमारे नए स्टूडेंट जो अब हमें ज्वाइन करते हैं उनको भी ये बातें समझ में आ जाए। अनक्लियर चेक स्टूडेंट क्या बताया था कि वो चेक जो हमने बैंक में जमा करवा दिया, किसका, कस्टमर से रिसीव होने के बाद, यानी कि हमने कस्टमर को सेल करी और कस्टमर ने हमें उसके अगेंस्ट चेक दे दिया, ये राइट। हम क्या करते हैं, उस चेक को हम जाके अपने बैंक अकाउंट में जमा करा के आ जाते हैं। अब बाकी जो भी इसकी जिम्मेदारी है वो बैंक की है कि बैंक, हमारा बैंक जिसमें हमने चेक जमा करवाया है, वो चेक ले जाएगा कहाँ पे, हमारे कस्टमर के अकाउंट में भेजेगा क्लियरेंस के लिए, और फिर 2 दिन के अंदर वो पैसा क्लियर होके वापस मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। यकीन इसमें 2-3 दिन लगते हैं, लेकिन जिस वक्त मैं बैंक में चेक जमा करा के आता हूँ, लेकिन मैं बड़ा डैम श्योर होता हूँ कि मुझे कस्टमर ने भी कहा होता है कि पैसा आपका अकाउंट में आ जाएगा, कंफर्म, ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो मैं बैंक में जमा कराकर आते ही वापस आके कैश बुक में ऐड कर लेता हूँ कि ये चेक एक दिन क्लियर हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, जब बैंक स्टेटमेंट आती है एंड पर, तो वो चेक हमारा गायब होता है, मिसिंग होता है। तो जब बैंक से पूछते हैं तो बैंक कहता है ये अभी तक अनक्लियर पड़ा हुआ है, मतलब इसकी क्लियरेंस आपके कस्टमर के अकाउंट से नहीं आ रही, कस्टमर का बैंक इसकी क्लियरेंस नहीं दे रहा। तो उसकी बात पर हम जब अपने कस्टमर से राब्ता करते हैं तो कस्टमर हमें सेटिस्फाई कर देता है कि किसी वजह से ये चेक हमने रोका है, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, उसके फंड का मसला हो या किसी और प्रॉब्लम हो, लेकिन बैंक कस्टमर हमें ये बात श्योरिटी दे देता है कि ये 2 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। जब इस बात की हमें श्योरिटी मिल जाती है कस्टमर से, तो फिर हम अपने बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार मैं तो अपने ऐड करके बैठा हूं, ये पैसे भी 1-2 दिन में आ जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे, तो आप अभी से एडवांस में ही आप इस अकाउंट को मेरे अकाउंट में ऐड कर दो। तो बैंक बोलता सही है, पार्टी है आप मेरे कस्टमर हैं, आप कह रहे हो तो मैं ऐड कर देता हूं, लेकिन अभी मैं इस चेक का नाम रखूंगा अनक्लियर, ये मेरे लिए क्लियर नहीं है, बट आपके कहने पे, क्योंकि बैंक रिकॉन्सिलिएशन करनी है, स्टेटमेंट करनी है, आपके कहने पर मैं अपने अकाउंट में क्या करता हूं, ऐड कर लेता हूं। तो जब भी अनक्लियर चेक्स आए उनको आप ऐड करेंगे पासबुक में। कितना अमाउंट है स्टूडेंट, 10,000, 10,000 रुपए पासबुक में ऐड होंगे, राइट। अगली ट्रांजेक्शन दिखाता हूं स्टूडेंट मैं आपको। जी स्टूडेंट, नंबर 4 के बाद नंबर 5 देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है अनप्रेजेंटेड चेक्स 15,000। तो स्टूडेंट ये भी बड़ा कॉमन है, बड़ा आप लोगों को नॉन है, इसके 2-3 नाम आपको याद होंगे, पता भी होना चाहिए। अनप्रेजेंटेड चेक्स को हम क्या कहते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स का दूसरा नाम होता है आउटस्टैंडिंग चेक भी कहते हैं, राइट स्टूडेंट। तो हम आउटस्टैंडिंग चेक या अनप्रेजेंटेड को क्या करते हैं स्टूडेंट, सिंपली लेस करते हैं, बहुत कॉमन, ये तो आपको पता है। तो अब ये ले रहे हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स, इसको हम पासबुक से माइनस करेंगे। कितना माइनस करना है स्टूडेंट, 15,000 रुपए पासबुक से माइनस किए जाएंगे, राइट। ये रिकॉर्ड है। अगली ट्रांजेक्शन देखिएगा स्टूडेंट। अच्छा, मैं कहा ना आपको सभी पता है, लेकिन मैं एक मिनट लेता हूं ताकि आप लोगों के लिए, जिन लोगों को नए हैं या जो भूल गए कि अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है, याद आ जाएगा। अनप्रेजेंटेड या जिसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं स्टूडेंट, हमने किसी सप्लायर को जिससे हमने मर्चेंडाइज खरीदी है, राइट, हमारा जो सप्लायर है हमने उससे मर्चेंडाइज खरीद के उसको हमने चेक इशू कर दिया है, दे दिया है, जाओ मेरे बैंक से ये पेमेंट ले जाओ, राइट। यकीनन जब मैंने चेक दे दिया होगा तो स्टूडेंट मैंने फौरन कैश बुक से माइनस कर लिए होंगे, एग्री, शाबाश, माइनस में तो करके बैठा हूं, लेकिन किसी वजह से कोई ऐसी रीजन है जिसकी वजह से वो सप्लायर मेरे पास एंड ऑफ द मंथ तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, हाजिर नहीं हुआ अपनी पेमेंट के लिए। जाहिर बात है जब बैंक में हाजिर ही नहीं हुआ तो यकीनन बैंक को कोई इल्हाम तो नहीं होगा कि यार किसी आपने चेक इशू करें, वो तो बैठा हुआ है, उसने बोला मेरे पास तो कोई चेक ही नहीं आया इस नंबर का। जब मैंने अपने सप्लायर से डिस्कस किया तो पता चला वो 1-8 दिन में पेमेंट आके ले जाएगा, कंफर्म, कोई डाउट नहीं है। तो इस बात पे हम बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार ये चेक मैं लेस कर चुका हूं, राइट, और आपके यहाँ भी 1-8 दिन में ये सप्लायर आके पेमेंट ले जाएगा।
तो काइंडली आप भी मेरे अकाउंट से माइनस कर दें, आज ही माइनस कर दें। और आज ही माइनस करने का मकसद मैं आपको बार बार बता चुका हूं। मेजर मकसद यह है कि हमारी दोनों बुक के बैलेंसेस सेम हो सकें। राइट स्टूडेंट, क्लियर है? तो ये मेन वजह है हमारी अनप्रेजेंटेड चेक को पासबुक से माइनस करने का। वो लेस कर देता है हमारे कहने पे, लेकिन बोलता है ये मेरा चेक अभी आपके कहने पे कर तो रहा हूं, लेकिन ये चेक अभी मेरे लिए प्रेजेंट नहीं है, आया नहीं है, तो मैं इसको अनप्रेजेंटेड का नाम दे रहा हूं। मैं कहता हूं कह दें जब आ जाएगा तो प्रेजेंट हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, तो इसको हमेशा माइनस करते हैं। अगली ट्रांजेक्शन देखिएगा जी स्टूडेंट, नंबर 6 देखिएगा, लिखा है चेक नंबर 22 फॉर ₹1200 was deposited in the bank, but it was recorded by them as ₹2100। स्टूडेंट क्लियर हो गई जी? स्टूडेंट ट्रांजेक्शन पढ़ी, मैं फिर भी पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। क्या लिखा हुआ है? चेक नंबर 22 फॉर ₹1200। देखिएगा, हमने एक चेक इश्यू करा 1200 रुपए का, सॉरी 1200 रुपए का वाज डिपॉजिट इन द बैंक। हमें एक कस्टमर का चेक जिसका नंबर 1222 था, वो हमें मिला 1200 रुपए का, जिसको हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। राइट स्टूडेंट, हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, लेकिन लिखा है आगे बट इट वाज रिकॉर्डेड बाय देम। देम किसको कह रहे हैं? हम अपने बैंक को देम कह रहे हैं, मतलब उन्होंने हमारे अकाउंट में इसको 2100 रुपए रिकॉर्ड कर दिया। राइट स्टूडेंट, मैंने आपको इस ट्रांजैक्शन जिसमें एरर होता है अमाउंट का, इसके बारे में मैंने आपको 2-3 टिप्स दी हैं, और टिप्स के अंदर मैंने आपको पहले तो ये बताया था, सबसे पहले तो आपने ये जज करना है कि इसमें गलती कौन सी किताब कर रही है। पहले तो कंफर्म इस बात पे हुआ करें कि किस किताब से हो रही है। आपने 1200 रुपए का चेक जमा करवाया बैंक में, लेकिन बैंक ने उसको दिखाया 2100 रुपए। गलती किसकी? बिल्कुल आपने कहा सही है, गलती है हमारी है पासबुक की। शाबाश, चलेगी, पहली बात आपने पिक कर ली, सर जी पासबुक की गलती है। राइट, अब एक बात बताइएगा, पासबुक की गलती तो पता चल गई है, अब ये बताएं कि पासबुक ने गलती डिपॉजिट साइड में गलत अमाउंट रिकॉर्ड किया है, यानी कि डिपॉजिट में गलती करी है, या विथड्रॉ साइड में? जी सर डिपॉजिट में, बिल्कुल सही है। तो हमें पता चल गया कि हमसे गलती हो रही है कौन सी साइड में? बैंक से हो रही है, डिपॉजिट साइड में। दो बातें पता चल गई है, सही स्टूडेंट? अब हमें ये देखना होता है, जो मैंने एक तरह से फार्मूला आपको बना के दिया है, आप यहां लिखा करें कि एक्चुअल अमाउंट कितना था डिपॉजिट में, होना चाहिए था आपका एक्चुअल अमाउंट जो था स्टूडेंट, वो था 1200 रुपए। स्टूडेंट 1200 रुपए एक्चुअल अमाउंट था, बट आप बैंक वालों ने डिपॉजिट साइड में जो रिकॉर्ड किया, यानी कि रिकॉर्डेड अमाउंट क्या हो गया स्टूडेंट? वो हो गया 2100 रुपए। ये बार बार ये बात मैं आपको बताता हूं कि जब भी अमाउंट गलत रिकॉर्ड हो जाए स्टूडेंट, तो हमेशा आपने स्टेटमेंट में कौन सा अमाउंट लेना है? ना एक्चुअल ना रिकॉर्डेड, हमेशा कौन सा लेना है स्टूडेंट? उनका डिफरेंस लेना है, हमेशा डिफरेंस अमाउंट को आपने उठाना है। अब जरा देखते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है 800 900 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो स्टूडेंट देखिएगा, फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि आपका एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिट में 1200 रुपए होना चाहिए था। 1200 रुपए कैश पासबुक की डिपॉजिट में 1200 रुपए ऐड करना चाहिए था। डिपॉजिट का मतलब है वो हमें प्लस करेगा, हमारे अकाउंट में प्लस करेगा, लेकिन उसने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हमारा 1200 था, लेकिन उसने रिकॉर्ड कर दिया 2100, यानी कि एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिट में जो है वो लेस देन था, रिकॉर्ड हो गया मोर देन। ये फॉर्मूला समझ लीजिएगा, अगर डिपॉजिट करते हुए आपसे जो एक्चुअल अमाउंट था वो लेस देन था, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं मोर देन, तो डिफरेंस अमाउंट को हमेशा माइनस करेंगे पासबुक से। राइट स्टूडेंट, ये अमाउंट 900 रुपए पासबुक वाला, क्योंकि हमारे अकाउंट में ज्यादा ऐड करके ऐड किया था, राइट, ज्यादा ऐड कर दिए थे। जब हमने उसको पॉइंट आउट किया कि ये चेक तो 1200 रुपए का था, हमने 1200 रुपए जमा कराए थे, तो बैंक ने बोला हाँ यार गलती हो गई, मैं आपके अकाउंट से 900 रुपए वापस लेस कर लेता हूं, मेरा कर लो। तो बैंक ने क्या किया? लेस कर दिया, राइट। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, बता चुका हूं, एरर हो गया। और आगे क्या लिखा गया है? ओवर स्टेटेड।
ओवर स्टेटमेंट कह रहे हैं आप, ओवर स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट, आपसे अमाउंट ओवर हो गया, बैंक से ओवर हो गया था, तो इसको क्या करेगा बैंक, 900 रुपए को भी माइनस करेगा स्टूडेंट, तो 900 रुपए भी पासबुक से माइनस किए जाएंगे। अभी तक हमारे पास कैश बुक की कोई भी एंट्री नहीं आई है, देखते हैं आगे पढ़ते हैं, आगे ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। नंबर 7 देखिएगा स्टूडेंट, लिखा है डायरेक्ट डिपॉजिट इन द बैंक रुपीज 12,000 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, राइट स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, बहुत कॉमन सी बात है, लिखा हुआ है डायरेक्ट डिपॉजिट, आप लोगों को बता चुका हूं डायरेक्ट डिपॉजिट क्या होता है। जब हमारा कोई कस्टमर या हमारा जिसने जो हमें जहां से हमें पैसा रिसीव होना होता है, पैसा मिलना होता है, राइट, अगर वो हमारा कस्टमर हमारे अकाउंट में डायरेक्ट अमाउंट जमा करवा दे, डायरेक्ट डिपॉजिट कर दे, तो उसकी इत्तला हमें हमेशा एंड पे पता चलती है, नॉर्मली वैसे भी पता चल जाती है। आज के दौर में तो बड़ा एडवांस हो गया है, एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए फौरन पता चल जाता है। लेकिन इनकेस अगर इग्नोरेंस हो जाए, मिसिंग हो जाए कि बैंक में हमारे किसी कस्टमर ने डायरेक्ट पैसे जमा करा दिए, यकीनन बैंक में जब वो पैसा आ गया हो तो बैंक वाले ने उस डायरेक्ट डिपॉजिट को मेरे अकाउंट में प्लस करके दिखाया होगा, जो यानी कि जो बैलेंस भेजा होगा बैंक वालों ने उसमें वो अमाउंट ऑलरेडी ऐड होगा। लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि एक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट भी हुआ है जिसकी मुझे इंफॉर्मेशन आज दे रहा है बैंक, तो सुन क्या करूंगा, किसकी गलती है, गलती क्या है, मुझे आज ही पता चल रहा है। तो जब आज पता चला तो स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा, कहां पे, ऐड कैश बुक में ऐड कर लूंगा, किस नाम से, डायरेक्ट डिपॉजिट के नाम से। कितना का, 12,000 आई थिंक, यस 12,000 रुपए डायरेक्ट डिपॉजिट। क्लियर स्टूडेंट, यहां पे क्लियर है। नंबर 7 ट्रांजेक्शन हो गई, आगे देखिएगा आगे क्या कहता है। जी स्टूडेंट, नंबर 8 पे कहता है चेक डिपॉजिटेड फॉर रुपीज 6,500 was recorded in the cash record as rupees 5,600। क्लियर है स्टूडेंट, दिख रहा है आप लोगों को, करीब कर दिया आपको मैंने, शेयर हो रही है। फिर पढ़ देता हूँ ट्रांजेक्शन, लिखा हुआ है चेक डिपॉजिटेड फॉर 6,500 was recorded in the cash record rupees 5,600। क्लियर है स्टूडेंट, शाबाश। अब इसको डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट कि फिर एरर आ गया, फिर अमाउंट गलत, एक्चुअल और रिकॉर्डेड गलत हो गए, फिर एरर। फिर मैं दोबारा बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप पहली बात ये देखा करें कि वो एरर जो अमाउंट का गलत रिकॉर्ड हो रहा है वो कौन सी बुक कर रही है, राइट स्टूडेंट। हम पढ़ देते हैं, आप लोग एक वहां बैठ के सुन रहे होंगे कि कौन सी बुक कर रही है। लिखा है चेक डिपॉजिट 6,500 का was recorded in the cash book rupees 5,600। हमने ही चेक जमा करवाया, राइट, चेक जमा कराने की पावर हमारे पास ही होती है, कैश बुक वाले के पास। हम बैंक में जमा कराकर कितने का चेक आया, वो कस्टमर से मिला होगा, कितने का, 6,500 का चेक जमा करा कर आया, एग्री। बट जब वापस आके अपनी कैश बुक में हमें चाहिए था, कैश बुक में ऐड करते 6,500, बट हमने उसको ऐड तो किया, राइट, डिपॉजिट साइड में तो दिखाया, बट 5,600। तो गलती किसकी है स्टूडेंट, जी बिल्कुल शाबाश सर जी, कैश बुक का गलती कर रहा है। तो पहली बात तो हमें पता चल गई, हमें पहली बात कि ये कैश बुक की गलती है। नंबर 8 को कर रहा हूं, तो याद रखिएगा, वो जो पिछला वाला था उसका नंबर भी देखिएगा क्या था। पहली बात कि कैश बुक की गलती है, नंबर 8 जो ट्रांजैक्शन है। और किस तरह गलती हो रही है, अगेन इसकी भी डिपॉजिट साइड में गलती हो रही है स्टूडेंट, राइट, डिपॉजिट में करते हुए, क्योंकि आगे ऐड करना था, डिपॉजिट में दिखाना था। अब हुआ क्या स्टूडेंट कि अब हमारा एक्चुअल अमाउंट, सुनो गौर से देखिएगा, अब हमारा एक्चुअल अमाउंट है 6,500 का, लेकिन जब हमने डिपॉजिट साइड में उसको रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्ड करते वक्त इसको कर दिया 5,600। क्लियर स्टूडेंट। फिर जब डिफरेंस देखते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास डिफरेंस आता है 4 और 5 अगेन 900 का ही आ रहा है। चलिए स्टूडेंट, एक फॉर्मूले की टाइप बन गई, बार बार मैं करता हूं, जब भी ये इसका डायरेक्शन आए याद रखा गए कि आपने इसको क्या करना है। तो स्टूडेंट देखिएगा, एक्चुअल अमाउंट आपका है ज्यादा, इस दफा मोर देन है, डिपॉजिट साइड में ये होना चाहिए था, बट आपने डिपॉजिट को तो रिकॉर्ड किया लेकिन रिकॉर्ड किया कम, राइट।
जब भी ये सिचुएशन आए कि डिपॉजिट साइड में ज्यादा अमाउंट एक्चुअल का रिकॉर्ड कम कर दिया, तो आप हमेशा डिफरेंस को मजीद आप डिपॉजिट साइड यानी कि प्लस करेंगे अपनी कैश बुक में। जिस बुक की गलती है उसमें वो अमाउंट मजीद प्लस करेंगे, राइट स्टूडेंट। तो ये भी क्या होगा, ऐड होगा, इसको भी एरर कहेंगे और एरर के आगे लिख सकते हैं अंडर स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट, अंडर स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट। और ये बात तो आपको पता है, ये किसने दिया होगा, यकीनन किसी कस्टमर का होगा। तो हमसे अंडर स्टेटमेंट हो गई थी अमाउंट में, तो इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, प्लस करेंगे कैश बुक में। तो 900 रुपए हमारी कैश बुक में ये अमाउंट प्लस किया जाएगा। एग्री स्टूडेंट। देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। जी स्टूडेंट, नंबर 9 ट्रांजैक्शन में देख रहा हूँ 8 हो गई है। 9 में क्या था, बैंक सर्विस चार्जेस वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक रुपीज 800। दिख रहा है स्टूडेंट, वेरी सिंपल, कोई इसमें टेक्निकल बात नहीं है, कोई ना बताने की जरूरत है। आपको पता है बैंक सर्विस चार्जेस अगर बैंक ने लगा लिए हो और अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड ना हो, तो कैश बुक वाला क्या करेगा स्टूडेंट, बिल्कुल सही है स्टूडेंट, के लेस करेगा कैश बुक से। तो बैंक सर्विस चार्जेस माइनस करेगा 800 रुपये। क्लियर स्टूडेंट। अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। जिस नंबर ट्रांजेक्शन नंबर 10 देखिएगा, लिखा है प्रोमिसरी नोट पेड बाय द बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश रिकॉर्ड 5000। देखिए स्टूडेंट, जी स्टूडेंट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पिछली किसी क्लास में भी इसके बारे में, फिर भी मैं आपको एक दफ़ा फिर 2 मिनट लगेंगे, हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं। वो वादे के नोट्स जिसके अगेंस्ट या तो हमें एज अ कंपनी के होल्डर या ऑनर हैं, प्रोमिसरी नोट्स के अगेंस्ट या तो हमें पेमेंट करनी होती है या हमें प्रोमिसरी नोट्स के अगेंस्ट कलेक्शन करनी होती है। प्रोमिसरी नोट्स दोनों कहलाएंगे, राइट स्टूडेंट, दोनों पार्टी के लिए कहलाएंगे, जिसको पे करना है उसके लिए भी प्रोमिसरी नोट्स है और हमारे लिए भी है। लेकिन फर्क क्या होता है, जब प्रोमिसरी नोट्स के अगेंस्ट पेमेंट करना होती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा वो हमेशा कहलाते हैं, पेमेंट वाले प्रोमिसरी नोट्स हमेशा कौन से कहलाते हैं, नोट्स पेएबल, नोट्स पेएबल कहलाते हैं, राइट। नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और अगर हमने प्रोमिसरी नोट्स की कलेक्शन करी है तो सिंपल स्टूडेंट वो हमारी कहलाएंगे नोट्स रिसीवेबल। सिंपल स्टूडेंट, यानी इसके अगेंस्ट हमेशा हमारा पैसा आएगा, हमारे अकाउंट में आएगा, बैंक में आ जाएगा, बैंक इंक्रीज होगा और हमें बताएगा, तो हम भी अपनी कैश बुक में प्लस करेंगे। इस नोट्स के अगेंस्ट बैंक हमेशा पेमेंट करता है, हमारे कहने पे करता है, बैंक की पेमेंट हो जाती है, बैंक पेमेंट करने के बाद हमारे अकाउंट से माइनस कर लेता है, जब हमें पता चलता है तो हम भी माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोमिसरी नोट जो है, प्रोमिसरी नोट जो है स्टूडेंट, वो क्या हो रहे हैं, पेड हो रहे हैं बाय द बैंक। मैंने ये कहा था, या तो बैंक में प्रोमिसरी नोट्स पेड हो रहे होते हैं या बैंक में प्रोमिसरी नोट्स कलेक्ट हो रहे होते हैं। तो फौरन आप कलेक्शन से, कलेक्ट से या पेमेंट से, पेड से समझ जाते हैं ये कौन से हैं। पेड कर रहा है तो नोट्स पेबल हैं, और रिसीव कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है तो नोट्स सिबल हैं। तो यहाँ बैंक पेड कर रहा है, राइट, कितने के, 5000 के, और साथ में ये भी पता चल रहा है कि इसकी पेमेंट की बैंक ने तो कर दी, यानी कि बैंक ने तो अपने अकाउंट से लेस कर दिया, बैलेंस भिजवा दिया था, लेकिन अभी तक कह रहे हैं कि कैश रिकॉर्ड में इसकी मौजूदगी नहीं है, कैश रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। मुझे आज पता चला स्टूडेंट, तो जब आज पता चला तो यकीनन हम भी सिंपली क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे अपने बैंक से। किस नाम से माइनस करेंगे स्टूडेंट, ये हमारी पेमेंट हो गई है नोट्स पेएबल की, तो कैश बुक से ये भी माइनस हो जाएंगे 5000। क्लियर स्टूडेंट, राइट। ये नंबर 10 थी, और नंबर लास्ट वन को देखते हैं ट्रांजैक्शन। जिस वन लास्ट ट्रांजैक्शन हमारी है नंबर 11, लिखा है डिविडेंड कलेक्शन वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश रिकॉर्ड रुपीज 17,000। जी स्टूडेंट, देखिए लास्ट क्लास में, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस हुआ था या उससे पहले वाली क्लास में, याद नहीं है मुझे, वारन देखिएगा।
हमने डिविडेंड के ऊपर एक बात की थी। मैंने आपसे कहा था कि अक्सर ये सवाल सॉल्व करते वक्त कुछ ऐसी अकाउंटिंग की टर्म्स आ जाएंगी जो हो सकता है आपने पूरा साल ना हम टीचर से सुनी हो, ना इत्तेफाक से आपने कहीं पे सुन देखी हो या पढ़ी हो। तो मैंने उसकी टिप ये दी थी कि स्टूडेंट कम से कम आप अपना एग्जाम में अपना सवाल तो सॉल्व करके और सही करके आ जाएंगे, मार्क्स तो पूरे आए, लेकिन बाद में आके आपकी जिम्मेदारी है कि अगर वो टर्म आपको समझ में नहीं आई थी तो कम से कम उसको आके आप टीचर से पूछ सकते हैं। तो टिप ये मैंने दी थी कि अगर ऐसी टर्म आपके सवाल में आ जाए जिसके बारे में आपको पहले से पता ना हो तो आप देखा करें कि उस टर्म जिसको इस्तेमाल कर रहा है उसके साथ कौन क्या कर रहा है, मतलब कौन सी बुक क्या कर रही है। अगर उस टर्म को पासबुक बैंक वाले अपने आप कलेक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली यकीनन हमें भी कैश बुक में ऐड करा देंगे। अगर पासबुक वाला उसको पेड कर रहा है, उस टर्म को कह रहे हैं उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो हम भी कैश बुक से माइनस करेंगे। क्लियर है? सेम यही अगर ऐसी टर्म आ गई जो कैश बुक से माइनस होती हुई दिख रही है, पासबुक में नहीं है, तो पासबुक से माइनस करा देंगे उसी नाम से लिखकर, राइट। और अगर हम उसी टर्म को, कोई नई टर्म को अपनी कैश बुक में ऐड कर रहे हैं लेकिन पासबुक में नहीं रिकॉर्ड है तो पासबुक में ऐड करा देंगे उसी टर्म के नाम से। आपका सवाल इक्वल हो जाएगा, आपके मार्क्स तो कम से कम पूरे आएंगे, लेकिन बाद में उस टर्म के बारे में यकीनन आपका जानना लाजमी है। यहां पर मैंने कहा था डिविडेंड क्या चीज है। डिविडेंड मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारा शेयर्स का प्रॉफिट होता है। जिस कंपनी में हम अपनी शेयर्स के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, तो वहां के प्रॉफिट में हमें जो हिस्सा मिलता है उसे कहते हैं डिविडेंड। अब आपको पता है जिस कंपनी से आप डिविडेंड वसूल करते हैं, जिस कंपनी में आपकी इन्वेस्टमेंट होती है स्टूडेंट, वो उनके पास आपका पूरा डिटेल मौजूद होता है, डेटा मौजूद होता है, किस बैंक में आपका अकाउंट है, अकाउंट नंबर, सब हर चीज मौजूद होती है। तो क्या होता है जब बैंक पे प्रॉफिट आता है तो वो प्रॉफिट जिसे हम डिविडेंड कहते हैं वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। बैंक ने मुझे यहां पे यही बात बताई, लिखा हुआ है डिविडेंड कलेक्शन वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक बट वाज नॉट इक्वल टू द कैश रिकॉर्ड 17,000। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया और यकीनन जब बैंक हमारे कोई भी अमाउंट कलेक्ट करता है उसके बाद पैसा डिपॉजिट होता है तो बैंक बताएं डिपॉजिट क्या करता है स्टूडेंट, क्यों से पता है आपको, बैंक का डिपॉजिट क्रेडिट साइड है। तो जब बात मुझे पता चली कि बैंक ने कलेक्शन करके क्रेडिट कर दिया और अभी तक कैश रिकॉर्ड में नहीं है, तो जब आज पता चला स्टूडेंट तो मैं भी क्या करूंगा, सिंपली इसको अपनी कैश बुक में ऐड कर दूंगा। डिविडेंड इनकम का नाम दे दें आप इसको 17,000। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारे पास दोनों तमाम डिस्क्रिपेंसीज हमने इसको रिकॉर्ड कर दी। अब हम जरा चेक करते हैं दोनों बुक के बैलेंसेस। जी स्टूडेंट, चलिए जी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, चेक करते हैं कि दोनों बुक के बैलेंसेस सेम आ रहे हैं या कोई गलती तो नहीं करी हमने। चलिए जी मैं वही कैलकुलेशन कर रहा हूं जो हमेशा आपको समझाता हूं। आप सबसे पहले कैश बुक का बैलेंस लिखिएगा अपने कैलकुलेटर पे, जितना है 40,000। स्टूडेंट हमने शो कर दिया 40,000 रुपए। अब मैंने आपसे कहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले प्लस वाले प्लस कर दें या माइनस वाले माइनस कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चाहे आप ये काम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप 40,000 में प्लस कर दें, जो प्लस हो रहे हैं आप देख सकते हैं 12,000 प्लस हो रहा है, 900 प्लस हो रहे हैं और 17,000 प्लस हो रहे हैं। तो मैं इन अमाउंट को प्लस करने जा रहा हूं। 12,000 प्लस किए 40,000 में, 900 प्लस किए और 17,000 प्लस किए। स्टूडेंट इन सब का अमाउंट आता है 40,000 के अंदर ऐड करने के बाद 69,900। अब देखें लेस करना है दो, एक 800 रुपए लेस करना है और एक 5,000। तो मैं इसमें से माइनस करता हूं 5,000 और माइनस करता हूं 8,000। स्टूडेंट मेरे पास आंसर आ रहा है इसका 64,100 का आ रहा है कैश बुक का फाइनल। चेक करते हैं क्या पासबुक भी यही आंसर प्रोड्यूस कर रही है। तो पासबुक का जो ओपनिंग जो बैलेंस दिया हुआ है एडजस्टेड वो है 50,000। ऐड करने वाले 2 हैं, लेस करने वाले 2 हैं, 10, 20 और एक 10। ये लेस प्लस होंगे स्टूडेंट और 15 और 900 माइनस होंगे। तो 50,000 में पहले ऐड करते हैं हम 30,000, 80,000 माइनस करते हैं 15,001 और माइनस करते हैं 901। तो स्टूडेंट हो गया कमाल 64,100, 64,100 का बैलेंस दोनों साइडों में आ गया। और इसी बैलेंस को कौन सा बैलेंस कहते हैं, एडजस्टेड बैलेंस। क्लियर स्टूडेंट? चलिए जी इस तरह से सवाल हमारा कंप्लीट हुआ और यकीन मैं उम्मीद करूंगा कि समझने के बाद इन सवालों को आप खुद से भी सॉल्व किया करें, राइट।
ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। इसके अलावा वही पुरानी बात जो शुरू में मैंने कही थी इस लेक्चर के, कि आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू करें और जिस सवाल में आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रही है स्टूडेंट, मुझे पता है, मैं वो सवाल इंशाल्लाह अपने लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। क्लियर स्टूडेंट? इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, खुदा हाफिज़।